मधुसूदन के ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो मैं 18 जुलाई के करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए हम इसको देख लेते हैं। उससे पहले हर हर महादेव। वेरी गुड। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं पहले इसमें अंडरलाइन की व्यवस्था कर लेता हूँ क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए। सॉफ्ट ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड और टूथपेस्ट जैसे शुगर फ्री उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम मिठास, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर अब सीवरेज या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर नदियों, झीलों और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र तक पहुंच जा रहे हैं, जिसमें पर्यावरण व दूसरे जीव जंतु के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। यह जानकारी अर्थात संबंधित रिसर्च किस यूनिवर्सिटी ने की है? तो यह किस यूनिवर्सिटी ने की है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी यूटीएस से जुड़े वैज्ञानिकों ने की है, जिसके नतीजे जर्नल ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स में क्या हुए हैं? प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नोट पॉइंट देख लेते हैं। भारत सहित 24 देशों पर किए गए इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में कृत्रिम मिठास की मौजूदगी, उनकी मात्रा में होता बदलाव और उन्हें साफ करने की क्षमता का गहराई से अध्ययन किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट नोट पॉइंट। इस अध्ययन से यह पता चला है कि सुक्रालोज, ये देखिए जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। पेपर में अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट पॉइंट पे आते हैं। इस अध्ययन से यह पता चला है कि सुक्रालोज, ठीक है, ऐसे सल्फेम, सैकरीन और साइक्लामेट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कृत्रिम स्वीटनर हैं। अमेरिका, स्पेन, भारत और जर्मनी के सीवेज में इनकी मात्रा सर्वाधिक है। साथ ही गर्मियों के दौरान कृत्रिम मिठास की मात्रा 10 से 30% तक बढ़ जाती है। देखिए एक्चुअली में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उनका इस्तेमाल कौन करता है? तो जैसे मान लो डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो कर रहा है, ठीक है, तो उनको ये आर्टिफिशियल स्वीटनर दिए जाते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, जब इसको खाते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये बॉडी में कम से कम घुलें। तो जब कम से कम घुलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो मानव मल के द्वारा वो बाहर भी आ जाएंगे, फिर सीवरेज के द्वारा वो ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाएंगे। ट्रीटमेंट प्लांट्स में सभी तरह के कृत्रिम जो स्वीटनर होते हैं वो प्रोसेस नहीं हो पाते, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, फिर वो वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं, फिर वो पानी में मिल जाते हैं। तो इससे पूरा जो पारिस्थितिकी है वो उसमें क्या दे रहा है, ये बुरा प्रभाव छोड़ रहा है। ठीक है, ये बात है ये। तो आइए नोट पॉइंट नेक्स्ट में आते हैं और उसको देख लेते हैं। सीवेज के पानी में, देखिए सीवेज के पानी में पाए जाने वाले अन्य कृत्रिम स्वीटनर में नियोटेम, स्टीविया, स्टीविया को अंडरलाइन, मैं इसको गोला कर रहा हूँ, ठीक है, स्टीविया को गोला कर रहा हूँ, आप भी कर दीजिए। ठीक है, कुछ बातें बतानी है। स्टीविया, ऐसे सल्फेम के नियो हेस्पेरेडिन डाईहाइड्रोचालकोन NH-DC शामिल थे। ठीक है, ये अन्य है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने स्टीविया को क्यों ले लिया? स्टीविया का ऐड आता है, अगर आपने देखा हो, हाँ, कैटरीना कैफ भी आती है उसमें। हाँ, अब तो तुम्हें पता हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये देखो स्टीविया क्या है। स्टीविया एक पौधे का नाम है, ठीक है, पौधा है, ये ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, वैसे हमारे कानपुर में भी पाया जाता है। हाँ, जो CSA है ना वहाँ पे भी ये है, यहाँ पे वहाँ पे पत्तियाँ मिलती हैं इसकी। ठीक है, जैसे मान लो तुलसी का पौधा होता है, जैसा तुलसी का, हाँ तुलसी तो देखी होगी। तुलसी के पौधा में जो पत्ती होती है बहुत बड़ी तो होती नहीं, तो उतनी बड़ी पत्ती अगर हम ले लें, उतनी बड़ी एक पत्ती ले लें, ठीक है, तुलसी की। ऐसा मान लो तुलसी की ये एक पत्ती है, मान लो ना, ये देखो मैं पत्ती बना रहा हूँ। अब MF हुसैन नहीं हूँ मगर फिर भी प्रयास करूँगा अच्छे से बना दूँ। देखो ये पत्ती बन गई, ठीक है। इस पत्ती का 1/4 पार्ट ले लिया तुमने। मतलब तुलसी की पत्ती जैसे ही होता है स्टीविया, इसका ये 1/4 पार्ट तुमने ले लिया मान लो, और ये तुमने चाय में मिला दिया, तो कम से कम 8 से 10 लोग ये आराम से क्या कर लेंगे, पी लेंगे, इतनी मीठी हो जाएगी। क्लियर है मामला? स्टीविया, ठीक है, तो पौधे का नाम है ये। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आता है नेक्स्ट में। विशेष एक और पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि सैक्रीन और साइक्लामेट, देखो मैं जिसकी बात कर रहा था कि सभी नहीं घुलते हैं, ठीक है, मतलब सभी, सॉरी, सभी ट्रीटमेंट के प्लांट में ट्रीट नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो देखो सैक्रीन और साइक्लामेट, सैक्रीन और साइक्लामेट को सीवेज ट्रीटमेंट की मदद से हटाया जा सकता है, लेकिन सुक्रालोज और एसएस सल्फेम जैसे स्वीटनर्स को हटाना मुश्किल होता है। तो कौन कौन से नहीं हट पाते? सुक्रालोज और एसएस सल्फेम।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो है तो सभी ये आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो सभी ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट नहीं होते, तो ऐसे ही खुले में छूट जाते हैं। ठीक है, चलिए, और इनका सालों तक असर रहता है। ठीक है, तो जीव जंतुओं पे भी बुरा असर पड़ रहा है इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पहली बार वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक के कण जो हवा में मौजूद हैं, न केवल शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, बल्कि वह फेफड़ों की स्वस्थ कोशिकाओं में कैंसर जैसी घातक जैविक प्रतिक्रियाएं भी पैदा कर सकते हैं। ऐसा किस अध्ययन में प्रकाशित हुआ है? तो ये जर्नल ऑफ हैजार्डस मटेरियल्स में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में, नोट पॉइंट पे आते हैं। पॉलीस्टायरीन, इसको अंडरलाइन कर दीजिए बेटा। पॉलीस्टायरीन पीएस माइक्रो और नैनोप्लास्टिक कण फेफड़ों की अलग अलग कोशिकाओं पर असर डालते हैं। पॉलीस्टायरीन, यहाँ से इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ। पॉलीस्टायरीन वह प्लास्टिक है जो दही के कप से लेकर खाने की पैकेजिंग जैसी चीज़ों में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक इससे बॉडी में भी पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, और कैंसर पैदा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट नोट पॉइंट कहता है कि फेफड़ों की स्वस्थ कोशिकाएं प्लास्टिक के बेहद महीन 0.0025 mm कणों को कैंसर कोशिकाओं की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं, जिसके बाद कोशिकाओं में डीएनए क्षति, ऑक्सीडेटिव तनाव और कैंसर से जुड़ी जैविक गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जो सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा के दौरे और फेफड़ों को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि आमतौर पर जहरीला वायु प्रदूषक है और वाहनों और औद्योगिक इकाइयों से निकलता है। इसकी रियल टाइम में निगरानी करना अति आवश्यक होता है, जिसे बेंगलुरु स्थित, यहाँ से अंडरलाइन में कर रहा हूँ, देखो मैंने क्वेश्चन ही इतना बड़ा रखा है कि इसमें तुम पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, इसका रियल टाइम में हम इसकी निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी करने के लिए काम किया गया है। ठीक है, ये देखो करना अति आवश्यक है, जिसे बेंगलुरु स्थित नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेस केंद्र के वैज्ञानिकों ने दो धात्विक ऑक्साइड को मिलाकर एक ऐसा सेंसर तैयार कर लिया है। यह दोनों धात्विक ऑक्साइड कौन से हैं? तो देखिए, ये दो धात्विक ऑक्साइड के द्वारा एक ऐसा सेंसर इन्होंने बना लिया है जो रियल टाइम में यानी वास्तविक समय में ही सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, गैस की मात्रा को वातावरण में कितनी है ये पहचान लेगा। तो ये ऑक्साइड कौन से हैं अंडरलाइन कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है निकल ऑक्साइड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये निकल ऑक्साइड और नियोडीमियम निकिलेट, निकल ऑक्साइड और नियोडीमियम निकिलेट। ठीक है, चलिए नोट पे आते हैं। निकल ऑक्साइड गैस को पहचानने का काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निकल ऑक्साइड क्या करता है? गैस को पहचानने का काम करता है, जबकि नियोडीमियम निकिलेट उस संकेत को कुशलता से ट्रांसमिट करता है। यह सेंसर 320 पार्ट्स पर बिलियन यानी ppb जितनी कम मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगा सकता है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई सेंसर नहीं था, सेंसर था, मगर वो इतने 320 पार्ट्स पर बिलियन यानी पीपीबी जैसी कम मात्रा पर काम नहीं कर पाता था। ठीक है, अब ये इतने सूक्ष्म मात्रा पे भी काम कर पाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर बेटा 4। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि बाढ़ के मैदानों की दलदली जमीन को दोबारा बहाल करना मतलब ठीक करना से कार्बन उत्सर्जन में इतने प्रतिशत की कमी आएगी। तो कितने प्रतिशत की आएगी? 39% की आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है इसका। पीटलैंड को सबसे ज्यादा कार्बन सिंक के रूप में माना जाता है, लेकिन फिर से बहाली के बाद यह 530% तक अधिक मीथेन उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, पीटलैंड जिसे माइड्स, ये देखो ये नाम जो है ना उनको अच्छे से देख लो कि कई बार पीटलैंड लिखा मिलेगा, कई बार माइड्स मिलेगा, या बोग्स या मस्गेस, ये सब किसके नाम है? पीटलैंड के नाम से जाना जाता है। देखो लिखा हुआ है पीटलैंड जिसे माइड्स
बोक्स मस्गेस नाम से जाना जाता है, एक प्रकार की आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि वेटलैंड, ठीक है, जिसमें आंशिक रूप से सड़े हुए पौधों के पदार्थ मिले होते हैं, जिसे पीट कहा जाता है, ठीक है, जिसे पीट कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट नोट पॉइंट, प्रत्येक 50 सॉरी प्रत्येक वर्ष, नॉट 50, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 20 टेराग्राम, 20 टेराग्राम, इसको अंडरलाइन कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 20 टेराग्राम मीथेन उत्सर्जन करते हैं वेटलैंड। कौन करते हैं? वेटलैंड। 2002 के बाद से उत्सर्जन में 9% की वृद्धि हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आंकड़े प्रत्येक वर्ष कितना मीथेन उत्सर्जन हो रहा है, 20 टेराग्राम, ठीक है, कौन कर रहा है? ये वेटलैंड कर रहा है। और 2002 के बाद इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 9% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं यहाँ पे, वो बात क्या है वो जरा देख लो। देखो जैसे मान लो मीथेन गैस के लिए ना कुछ क्वेश्चन अलग से भी आ जाते हैं पेपर में, हाँ मतलब वो साइंस में जाके आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ, वो देख लो बेटा। जैसे मान लो आपसे पूछेंगे दलदली भूमि, तो वेटलैंड है तो दलदली भूमि हो गई, तो दलदली भूमि से निकलने वाली गैस दैट इज मीथेन, ठीक है, बात खत्म हो गई, एक उत्तर ये हो गया, ठीक है। फिर वो पूछेंगे कि जो जुगाली करता हुआ जानवर, उसके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? जुगाली करते हुए जानवर से, तो जुगाली करता हुआ जो जानवर है उसके मुंह से भी जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? वो मीथेन होती है। अच्छा अब ये जो जुगाली है, ये जुगाली क्या होती है? तो देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि गाय भैंस क्या होती है, जैसे मान लो कहीं बैठी है तो आराम से बैठ के खाने को चबा रहा होता है, ठीक है, जैसे मान लो पहले क्या किया, उसने खींच के खाना खा लिया, ठीक है, खाने के बाद उसने उसको बाहर निकाला, जब वो शांति में बैठी मुंह तक लाई, फिर उसने चबाना शुरू किया, फिर निकलना शुरू किया, तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है? जुगाली हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आरबीआई के अनुसार भारत की विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत की विदेश में है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई निवेश जून 2025 में बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो ये 5.03 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है। अच्छा नोट पॉइंट में यहाँ पे देख लेते हैं, विदेश में एफडीआई में 3 तरह की वित्तीय प्रतिबद्धताएं होती हैं, पहला इक्विटी, फिर ऋण, फिर गारंटी शामिल होती है, ठीक है, इसको देख लेंगे, आंकड़ों को देख लेंगे इसके। चलिए आते नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसको आप नाटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाटो के महासचिव कौन है? तो मार्क रूट हैं। कौन है ये? मार्क रूट, ठीक है, नोट पॉइंट। मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील को यह चेतावनी दी है कि अगर वह रूस के साथ व्यापार संबंध जारी रखते हैं तो उन पर क्या लगाया जाएगा? प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। ये धमकी किसने दी है? ये मार्क रूट ने। कौन है ये? नाटो के महासचिव है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए, जरा देख लीजिएगा जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए स्वच्छ शहर श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो देखिए स्वच्छ शहर श्रेणी में, और जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान, तो ये प्राप्त किया है किसने? अहमदाबाद ने। किसने? अहमदाबाद ने। नोट पॉइंट में आते हैं, जबकि इसी श्रेणी में भोपाल और लखनऊ क्रमशः किसमें है? दूसरे और तीसरे स्थान पर है। देखिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे? आप यहाँ पे आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा और लाइन्स पे ध्यान दीजिएगा। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है, आबादी क्या है इसकी लिमिट क्या है? 10 लाख से लेकर से अधिक आबादी वाले, और कौन सी श्रेणी है? स्वच्छ शहर श्रेणी है। पहला स्थान किसको मिला है? अहमदाबाद। दूसरा किसको मिला है? भोपाल को। और तीसरा किसको मिला है? लखनऊ को, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आएगी बेटा, वो इसी से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 8 भी। सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार श्रेणी के तहत सबसे स्वच्छ शहरों में लगातार 8वीं बार शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो भैया ये रहा इंदौर, मध्य प्रदेश। ये आपको पता ही है क्या इंदौर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। क्लियर? देखो जरा दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझ लेना है। यहीं पे ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 लाख की आबादी की बात कर रहा है, और श्रेणी कौन सी है? स्वच्छ शहर श्रेणी है। उसमें पहला स्थान किसका है? अहमदाबाद का।
जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें जो शीर्षक है वो क्या है? सुपर स्वच्छ लीग है। सुपर स्वच्छ लीग में कौन प्रथम स्थान पर है? इंदौर। और लगातार कितनी बार? 8वीं बार है। तो दोनों क्वेश्चनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। नोट पॉइंट में देख लीजिए, इस श्रेणी में सूरत और नवी मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यानी पहले स्थान पर सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर आ गया, दूसरे स्थान पर सूरत आ गया, तीसरे स्थान पर कौन आ गया? मुंबई आ गई। ठीक है, नवी मुंबई, मुंबई। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट देखते हैं। इस वार्षिक सर्वेक्षण में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार 4,500 से अधिक शहरों में बातचीत, स्वच्छता ऐप, माई जीओवी यानी माई गवर्नमेंट और सोशल मीडिया के माध्यम से 14 करोड़ लोगों ने सर्वेक्षण में भाग लिया। ठीक है, तो उसके बाद ये आंकड़े जो उन्होंने 14 करोड़ लोगों ने सर्वेक्षण किया, उसके बाद हमने ये पुरस्कार आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, अच्छा नोट पॉइंट में क्या कह रहा है? इस वर्ष 4 श्रेणियों में कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 78। सुपर स्वच्छ लीग शहर 5 जनसंख्या श्रेणियों में 3 शीर्ष 3 स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी गंगा शहर, छावनी बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ और राज्य स्तरीय पुरस्कार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्वच्छ शहर, ये सब शामिल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है? तो भैया वहां पे कितने यूनिट मुफ्त होगी अब बिजली सभी के लिए? 125 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। यानी अगर आपके मीटर में 125 यूनिट तक आपने खर्च किया है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि ये मुफ्त बिजली की योजना कब से लागू होगी? कि 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। चलिए आता नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदारों पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की चेतावनी दी है? रूसी तेल खरीदों पर। देखो हम लोग जैसे मान लो भारत है, तो हम भारत रूस से तेल खरीद रहे हैं। ठीक है, 40% इस बार है खरीदा है मैक्सिमम। तो भैया हम लोगों को क्या धमकी दी जा रही है कि कितना भैया ये शुल्क लगा देंगे? 100% लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी पॉइंट को नीचे देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बोला। नोट पॉइंट, वर्ष 2025 की शुरुआत में भारत ने अपनी कुल आयातित कच्चे तेल का लगभग 40% हिस्सा कहाँ से मंगवाया है? रूस से मंगवाया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक मुझे लग रहा है कि एक नोट पॉइंट ले लेना चाहिए। ठीक है, वो किस लिए वो जरा समझिए। देखिए एक क्वेश्चन क्रूड ऑयल पे आ जाएगा अलग से। ठीक है, क्रूड ऑयल पे आपसे पूछेंगे सर, आप बोलते हो ना कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, तो कच्चा तेल का मतलब क्या हो गया? क्रूड ऑयल हो गया इन इंग्लिश। ठीक है, तो पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस क्रूड ऑयल की डिमांड सबसे ज्यादा होती है? तो बेटा वो हमेशा जब भी कोई ये पूछे तो आपको उत्तर देना है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हाईली डिमांडेबल क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, ये कई बार पेपरों में आ चुका है। ठीक है, आप भी अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, हाईली डिमांडेबल क्रूड ऑयल इज ब्रेंट, BRENT, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आता नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द रेजिस्टेंट फ्रंट, TRF। ठीक है, नोट पॉइंट देख लेते हैं। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। नोट पॉइंट नेक्स्ट, TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन FTO और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी SDGT घोषित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12, टाटा समूह के द्वारा 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के पीड़ितों के लिए 500 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट बनाया है, जिसका नाम है, तो इस ट्रस्ट का नाम है AI-171। ये जो एयर इंडिया का प्लेन का नंबर था ना, वही है ये AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट स्थापित करने की घोषणा की है। किसने की है? टाटा ट्रस्ट ने। और इसकी वैल्यू कितनी है? ये 500 करोड़ रुपए का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, फॉरेन रिजर्व 11 जुलाई 2025 के समाप्त सप्ताह में 3.06 अरब डॉलर घटकर इतने अरब डॉलर रह गया है। तो ये रह गया है 696.67 अरब डॉलर।
यानी 696.67 अरब डॉलर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ये आंकड़ा जो है आज, भाई तारीख तो आज तो 19 जुलाई है, 19 जुलाई डेट है, मगर मैं आपको ये डेटा कहाँ का लिखवा रहा हूँ, 11 जुलाई का। भाई ये आज ही अपडेट हुआ है, ये 11 जुलाई 2025 का जो डेटा है वो आज ही अपडेट हुआ है। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, क्योंकि भैया रोज ही व्यापार व्यापार तो रोज ही हो रहा है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि इस हफ्ते होगा अगले हफ्ते नहीं होगा, रोज होगा। तो इसमें व्यापार में क्या होगा कि रिजर्व जो है हमेशा वो घटेंगे या वो बढ़ेंगे, ये रोज ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस समय आप एग्जाम देने जा रहे हो उस टाइम पे डेटा को ध्यान रखिएगा। बात समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अब जैसे कल जा रहे हैं आप, तो स्वाभाविक सी बात है पेपर तो बन चुका होगा, तो 11 जुलाई 2025 का डेटा कैसे काम करेगा आप समझिए जरा। तो कम से कम उसके 1 से 1.5 महीने पहले तक का डेटा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए करंट का भी, मगर ये बातें भी ध्यान रखिए कि अगर ऑफलाइन पेपर है तो 10 से 15 दिन पहले तो बन ही गया होगा मेरे ख्याल से ना। तो वहां पर आपको पता चला आपने यही वाला डेटा लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उस हिसाब से आएगा। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है हमें। हाँ, अगर ऑनलाइन होता है, जैसे मान लो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जैसे बैंक का पेपर हुआ तो वो ऑनलाइन है, या जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पे जीएस का पेपर ना लेट सेट करते हैं, है ना। अब जैसे मान लो ये है, वैसे पेपर 2 दिन बाद है, तो पता चला ये वाला डेटा दे दिया उन्होंने, तो पता चला आप तो पढ़ के गए पुराना वाला अपने हिसाब किताब से, और पता चला वो लेटेस्ट डेटा आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो इस तरह के क्वेश्चन तुरंत काम कर जाएंगे, ठीक है। मगर अगर पेपर कैसा है, ऑफलाइन है, तो ध्यान रखेंगे कम से कम 10 से 15 दिन पहले का डेटा आपको क्लियर हो, ठीक है, उधर का वाला डेटा, क्योंकि पेपर तो बन चुका है ना इधर। तो इधर जैसे मान लो कल पेपर है तो आज के डेटे का कोई मतलब ही नहीं है, और अगर ऑनलाइन पेपर है तो मतलब है, ठीक है, मतलब तब तो फिर बिल्कुल मतलब है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाता है बेटा। देखो, देश में सड़क सुरक्षा को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना शुरू कर दी है। इसके तहत पहले चरण में कितने प्रशिक्षण केंद्रों को मंजूरी दी गई है, तो अभी दी गई है 20 प्रशिक्षण केंद्रों को मंजूरी दी है, ठीक है। नोट पे क्या कह रहा है, नोट कह रहा है कि जल्द ही जल्द 20 अन्य को भी मंजूरी दे दी जाएगी, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है, 2.5 करोड़ की आबादी पर, देखो ये जानने वाली बात है, देखो गजब की, ये 2.5 करोड़ की आबादी पर एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र आईडीटीआर का प्रावधान किया गया है, जबकि छोटे शहरों के लिए यह दायरा 1 करोड़ रखा है। साथ ही जिला स्तरीय व्यवस्था में 1 लाख की आबादी पर ऐसा केंद्र स्थापित करने की योजना है, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट में, नेक्स्ट नोट पॉइंट, यह परियोजना केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय, अब यह मंत्री का नाम तो पता ही, नितिन गडकरी जी, राज्यों की सहायता से चला रहे हैं। केंद्र सरकार संबंधित राज्यों को एक बार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी, जबकि बाकी खर्च संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को स्वयं वहन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि राजस्थान, असम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इन योजनाओं पर काम चल रहा है, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट में, देखो ये योजना लाने की जरूरत क्या पड़ी कि भैया जो रोड एक्सीडेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको सही प्रशिक्षण मिलेगा तो ड्राइविंग स्किल आपकी ठीक रहेगी, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या है, कम हो जाएंगे। ऐसे मैं थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है, मैं उसका एक हवाला आपको दे देता हूँ। ये माना जाता है कि भारत में हर में जब भी एक्सीडेंट हो रहा है उसमें केवल 3 सेकंड की गलती की वजह से, मेरी और सामने वाले की गलती की वजह से, 3 सेकंड की गलती की वजह से, मतलब इतना समय लग रहा है कि एक एक्सीडेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें अगर देखो गाड़ी चलाने का मतलब क्या, हमें क्या लगता है कि मैं गाड़ी पे बैठ गया, मैंने स्टार्ट कर दी और मैं सीधे सीधे चला रहा हूँ। अरे भैया सीधे चला रहे हो, मोड़ोगे कैसे, ये सब पता होना चाहिए, है ना। प्लस जो उसके संकेत, अब सामने वाला मान लो कि सामने वाले की गाड़ी खराब है, उसने कोई संकेत दिया है कार का अपनी कि भाई, उसने मान लो एक वहाँ पे क्या होगा, डैशबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है, वो दबा देते हैं तो चारों तरफ के जो इंडिकेटर्स वगैरह है वो सब जलने लगता है। अब आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये दीपावली की खुशी में जला रहा है, आपको पता ही नहीं है, संकेत का कोई ध्यान ही नहीं है आपको। तो ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो आप अवेयर रहेंगे, तो इन दुर्घटनाओं से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसीलिए प्रशिक्षण केंद्र बन रही है, ठीक है। चलिए आते नेक्स्ट में भैया क्वेश्चन नंबर 15, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास, इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है, काजा कल्लास ने पहली बार भारत में रूस की किस ऊर्जा कंपनी की भारतीय तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना चाहूंगा, ठीक है।
मैं फिर से पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा जल्दी तेज पढ़ गया हूँ थोड़ा, मुझे लग रहा है। देखो इसको ये समझना, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख, तो पहला क्वेश्चन तो यही से बन गया देखो पेपर में, यूरोपीय संघ की विदेश नीति का प्रमुख कौन है, तो काजा कल्लास, ठीक है, ने पहली बार भारत में, कहां पे, भारत में रूस की किस ऊर्जा कंपनी की भारतीय तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया, तो ये लगाया है रोसनेफ्ट पर, जो कि रूस की ऊर्जा कंपनी है, ठीक है। अच्छा नोट पॉइंट देख लेते हैं, रोसनेफ्ट की नायरा एनर्जी लिमिटेड में 49.13% की क्या है हिस्सेदारी, किसकी है, रोसनेफ्ट की, किसमें, नायरा एनर्जी। देखो नायरा एनर्जी को पहले एसआर एनर्जी बोलते थे, एसआर, हाँ एनर्जी बोलते थे, अभी उसका नाम क्या हो गया है, अभी इसका नाम हो गया है नायरा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, 49.13% की हिस्सेदारी है। दूसरा नोट पॉइंट, नायरा गुजरात के वडीनार में 2 करोड़ टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली एक तेल रिफाइनरी और 6,750 से अधिक पेट्रोल पंपों का संचालन करती है, ठीक है। नेक्स्ट, केसानी एंटरप्राइजेस कंपनी जो एक निवेश समूह है, केसानी एंटरप्राइजेस कंपनी जो कि एक निवेश समूह है के पास नायरा में 49.13% के की हिस्सेदारी या शेयर्स है। नेक्स्ट, केसानी का स्वामित्व रूस की यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स और हारा कैपिटल साल के पास है। केसानी का स्वामित्व किसके पास है, रूस की यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स और हारा कैपिटल साल के पास है। नेक्स्ट नोट पॉइंट, यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण अब नायरा यूरोपीय देशों को पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का निर्यात नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF द्वारा कौन से आयकर फॉर्म दाखिल किए जाते हैं जिन्हें पूंजीगत लाभ से आय होती है लेकिन व्यवसाय या पैसे से या अपने कार्य से कोई आय नहीं होती है, यानी कैपिटल गेन हो जाता है, पूंजीगत लाभ क्या है, कैपिटल गेन हो जाता है। कैपिटल गेन कैसे होता है, कोई प्रॉपर्टी बेच दी उससे इनकम हो गई, ठीक है। तो वो लोग जो टैक्स भरते हैं वो कौन सा फॉर्म भरते हैं उसके लिए, वो भरते हैं ITR 2, कौन सा भरते हैं, ITR 2। अब आपसे पूछेंगे HUF अगर कोई है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो और उसकी जो इनकम है वो अपने पैसे से, अपने व्यवसाय से नहीं हो रही है, कैपिटल गेन से हुई है, प्रॉपर्टी थी बेच दी उसमें कुछ कमा लिया, ठीक है, तो वो कौन सा फॉर्म भरते हैं, तो वो भरते हैं ITR 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड निवेश उत्सव कहां पर आयोजित करेगी, तो ये रुद्रपुर में आयोजित करेगी, ठीक है। नोट पॉइंट में देख लेते हैं इसमें, देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा निवेश के उपरांत निवेश की असल स्थिति जनता के मध्य रखी जाएगी इस कार्यक्रम के द्वारा, कौन से कार्यक्रम के द्वारा, उत्तराखंड निवेश उत्सव के द्वारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना हर साल सिंगापुर भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित करती है। यह अभ्यास जुलाई 2025 माह के अंत में किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये सिंगापुर में आयोजित हो रहा है। कहाँ हो रहा है, सिंगापुर में, इसको टिक कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को टिक कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 उसी से संबंधित है, उसको भी टिक कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, भारतीय नौसेना, मैं इसको टिक भी कर दे रहा हूँ, मैं भी कर दे रहा हूँ, आप भूल जाएंगे कि सर आपने टिक ही नहीं किया, ठीक है, तो मैंने भी नहीं किया, तो भैया मैं तुरंत कर देता हूँ, देखो ये गया मेरा टिक, अरे आ जाओ भाई, ये है, ठीक है। पढ़ते हैं, भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करती है उसका क्या नाम है और कौन सा संस्करण है जिसमें भारत भाग लेगा, तो इसको बोलते हैं सिम्बैक्स। क्या बोलते हैं, सिम्बैक्स, हाँ सिम्बा नहीं बोलते भाई, सिम्बैक्स बोलते हैं, ठीक है, सिम्बैक्स। और कौन सा संस्करण है, 32, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है ना, वो भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी इसी से तो जुड़ा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों। चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायता पोत जो कि विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया है, क्या नाम है, तो इसका नाम है निस्तार। क्या नाम है, निस्तार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। निस्तार का निर्माण मूल रूप से 29 मार्च 1971 को हुआ था और उसने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान विशाखापट्टनम बंदरगाह की बाहरी क्षेत्र में डूब गई पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी की पहचान करने और पूर्वी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट देख लेते हैं,
वर्ष 1989 में सेवा मुक्त किए गए निस्तार का वजन 800 टन था, जिसका पुनरुद्धार किया, यानी ये शिप खराब था, उसको फिर से हमने क्या किया, पुनरुद्धार कर दिया, बनाया है। करने के बाद इसका वजन 10,500 टन और जो उसकी लंबाई है वो कितनी 120 मीटर है, यानी हमने इसका रीयूज किया है, ठीक है। चलिए, और ऐसा ऐसा ये कहना भी होता है कि बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि कोई देश किसी चीज़ को रीयूज कर पा रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए नोट पॉइंट देखते हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कौन है, दिनेश के त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत कौन है, तो पर्वतनेनी हरीश है। कौन है ये, पर्वतनेनी हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार 2036 के ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए लगभग 3000 खिलाड़ियों को प्रति माह कितने रुपए की सहायता प्रदान कर रही है, तो ये कर रही है 50,000 रुपए प्रति माह की सहायता, ठीक है। कितने हजार खिलाड़ियों को, 3000, और किस ओलंपिक खेलों के लिए, 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूक्स क्या है, देखो इसको टिक कर दो क्योंकि ये विवादित रही है, कंपनी है ये विवादित रही है भैया, इसको टिक कर दो, ठीक है, कहीं ना कहीं मुलाकात करेगी। ड्यूक्स क्या है, यह गेंद बनाने वाली निर्माता कंपनी है जिससे शिकायत की गई थी कि गेंद जल्दी नरम यानी खराब होने की गहन समीक्षा या करे। नोट, भारत और इंग्लैंड के बीच मौजूदा टेस्ट श्रृंखला के दौरान संबंधित कंपनी की काफी आलोचना हुई थी क्योंकि गेंद में गड़बड़ी थी, ठीक है। तो ये गेंद किसने बनाई थी, ड्यूक्स ने बनाई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराकर 7,50,000 की इनामी फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम टूर शतरंज प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रवेश किया, तो इनका नाम है अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। और अर्जुन एरिगेसी ने यह जीत 1.5 से 0.5 से प्राप्त की, 1.5-0.5 से प्राप्त की, ठीक है। तो जो जितने से जीता हो ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नोट, प्रज्ञानंद संबंधित मुकाबले में इसी प्रतियोगिता के लिए संबंधित मुकाबले में कारू आना से 3-4 से हारे और प्रतियोगिता से बाहर हो गए। चलिए कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, डरने वाली बात नहीं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग देखते हैं, महिला फुटबॉल इतिहास की, इसको भी ठीक कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है ये मुझे, महिला फुटबॉल इतिहास की सबसे महंगी खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गई है, तो ये बन गई हैं ओलिविया स्मिथ, और ये कहाँ की है, कनाडा की है। कहाँ की है, कनाडा की। देखो ऐसे नाम जो खिलाड़ियों के होते हैं वो किस देश से संबंधित है ना, ये भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नोट पॉइंट में देखते हैं, आर्सेनल ने कनाडा की इस 20 वर्षीय खिलाड़ी को 10 लाख पाउंड अर्थात 11 करोड़ 57 लाख रुपए की विश्व रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस पर लिवरपूल से अपनी टीम में शामिल किया है। कौन सी टीम में शामिल किया है, अपनी टीम में आर्सेनल ने, ठीक है। किस टीम से, लिवरपूल से लेकर, ठीक है। चलिए नोट पे, सैन डियागो वेब से नाओमी गिर्मा को अपनी टीम से जोड़ने के लिए चेल्सी द्वारा भुगतान की गई 90 लाख पाउंड की राशि को भी यह पार कर गई, यानी इससे पहले ये नाओमी गिर्मा के लिए था, ठीक है, ये महंगी थी। और अभी कौन है, अभी हो गई है हमारी कौन सी खिलाड़ी, ओलिविया स्मिथ महंगी हो गई है, ठीक है। कहाँ की है ये कनाडा की, ठीक है। तो बेटा ये थे आज के करंट, आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आपको बस खत्म करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना है और कमेंट कर देना अच्छा है ना, ये मुझे ऊर्जा देंगे ताकि मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रकट हो जाऊं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे, क्लियर है मामला। चलिए ओके बेटा, ओके ओके ओके।